हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बडी। मैं हूं जयप्रकाश और आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस टॉपिक सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करेंगे, जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे को पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे को पढ़ने से पहले हम जो सेक्शन 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसे एक बार देख लेते हैं। वो कहता है fact which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant। यानी कि जो फैक्ट हैं, जो फैक्ट इन इशू के साथ इंटरकनेक्टेड हैं वो, और ऐसे फैक्ट जो पूरे कंप्लीट ट्रांजेक्शन को बनाते हैं वो रेलेवेंट है। जो वर्ड रेस जस्ट है उसका मतलब होता है अ ट्रांजेक्शन, अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन और द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्ट है जिसे करने के लिए कई छोटे मोटे एक्ट कंबाइन होते हैं, इन सभी को एक सिंगल ट्रांजैक्शन बताया गया है। यानी कि कोई एक ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए कई सारे एक्ट को किया गया है, वो सब एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा। न्यायालय उन सभी ट्रांजैक्शन को एक ही मानेगी, उन सभी को अलग अलग डील नहीं करेगी। रेस जस्टे को हम अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे वो एक पर्सन है, पर्सन ए, जिसने पर्सन बी को गन से शूट किया। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, जो गन से शूट किया है पर्सन ए ने पर्सन बी को, तो ये सिर्फ रेस जस्टे के अंदर नहीं आएगा, बल्कि जो शूट किया है और जो पर्सन ए के पास गन कैसे आई, उसने गन किससे खरीदी, या फिर गन किसी से चुराई है, या गन जिसने बेची है कितने अमाउंट में बेची है, तो इस तरीके का जो भी एक पूरा चैन बनता है, जो एक पूरी सीरीज है, वो सभी रेस जस्टे के अंदर कवर होंगी। अब ऐसा है नहीं कि जो पर्सन ने गन से शूट किया है तो उसको अलग डील करेगी, और जो पर्सन है ए है, उसने जो किसी और से गन खरीदा है या किसी और का गन चुराया है, उस मैटर को अलग से डील करेगी। इन दोनों मैटर को डील करने के लिए न्यायालय अलग अलग सूट पे काम नहीं करेगी, बल्कि न्यायालय एक ही सूट में इन सभी चीज़ों को लेकर के चलेगी, एक ही प्रोसीडिंग्स में इन सभी चीज़ों को लेकर के चलेगी। In other words, res geste of any case properly consists of that portion of actual world happening out of which right and liabilities complained or asserted in a proceeding is necessary arises. The word res geste is used in the two senses, in wider sense and in restricted sense. In restricted sense, it means world happening out of which the right and liability in question is arises, and in wider sense, it covers all the probative facts of which res geste is produced in a tribunal। अब मान लीजिए कि कोई एक कंप्लेनिंग पार्टी है जो कि एक स्टेटमेंट बनाती है पुलिस के समक्ष, जब जो एक्यूज्ड है वो सीज कर चुका होता है अपने सारे एक्ट। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो एज ए रेस जस्टे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब यहाँ से रेस जस्टे का इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। इन पार्ट से जुडिशरी एग्जामिनेशन में और एलएलबी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी एक कंप्लेनिंग पार्टी है जो अपना एक स्टेटमेंट बनाती है पुलिस के समक्ष, जब कोई एक्यूज्ड अपने सारे एक्ट को ख़त्म कर चुका होता है, एक्यूज्ड जो है वो ऑफेंस करके जा चुका होता है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो रेस जस्टे का पार्ट नहीं होती हैं, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स रेस जस्टे से एक्सक्लूडेड होती हैं। आगे है, दे आर द एक्ट टॉकिंग फॉर देमसेल्फ, नॉट व्हाट पीपल टॉकिंग अबाउट द एक्ट। जो एक्ट है, एक्ट के अंदर चाहे कोई फिजिकल एक्ट किया गया है या फिर बोल के कोई स्टेटमेंट बताया गया है, ये सभी जो एक्ट है ये उस दौरान होनी चाहिए। ये जो एक्ट है ये उस हैपनिंग ऑफ सच ऑफेंसेस को बताती हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि कहीं मर्डर हो रहा है, कोई लड़ रहे हैं आपस में दो पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो जैसे पर्सन बी पर्सन ए को लाठी से मार रहा है, तो पर्सन ए कह रहा है, अरे अरे मुझे तुम लाठी से मत मारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो जो पर्सन ए ने बोला है कि तुम मुझे लाठी से मत मारो, ऐसे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रेस जस्टे का पार्ट प्ले करेंगी। ना कि जो जैसे कि कोई ऑफेंस कमिट होने के बाद जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो झुंड बना करके लोग खड़े हो जाते हैं कोई ऑफेंस घटित होने के बाद, और जो वो पर्सन्स जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्ट के बारे में बातें करते हैं, वो रेस जस्टे का पार्ट नहीं होंगी। अगर कोई बाई स्टैंडर्ड्स अपना कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो रेस जस्टे के पार्ट में कवर नहीं होंगी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो रेस जस्टे से एक्सक्लूडेड होते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा इसमें,
वो है द टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एज पार्ट ऑफ रेस जस्टे। उसमें है whether the act, declaration or exclamation is so intimately interwoven or connected with the principal fact or even which is characterized as to be regarded as part of the transaction itself, and also whether it negative any premediation of purpose to manufacture testimony। टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एज पार्ट ऑफ रेस जस्टिस को भी हमने पढ़ा और इसमें समझा कि किसी भी तरीके का जो कोई भी एक्ट है उसके अंदर जो भी फैक्ट हो, जिस फैक्ट में हमने कुछ डिक्लेयर किया हो या एक्सक्लेमेट किया हो, कुछ बताया हो ऑफेंस के रिगार्डिंग, ऑफेंस के दौरान ही, बस उसी चीज़ को हम रेस जस्टिस के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो भी फैक्ट्स हैं वो साइमल्टेनियसली और स्पॉन्टेनियसली अक्कर होने चाहिए ताकि हम उन फैक्ट्स को रेस जस्टिस के अंदर इंक्लूड कर सकें। अगर टाइम पीरियड लग जाता है किसी फैक्ट में या फिर कोई स्टेटमेंट बनाने में, जब तक कि जो एक्यूज्ड है वो ऑफेंस कमिट करके जा चुका होता है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर ना फैब्रिकेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो स्टेटमेंट बनाएगा या जो फैक्ट्स को जो बताएगा वो उसमें अपने तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगा दे, बढ़ा चढ़ा के बातें बता दे। तो इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ साइमल्टेनियसली और जो स्पॉन्टेनियसली जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को रेस जस्टिस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। उन फैक्ट्स को हम एक पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। हम उन फैक्ट्स को सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते जहाँ से वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। जैसे कोई ऑफेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और उसके बाद कुछ बातें की गई हैं उस ऑफेंस के बारे में, तो वो जो ऑफेंस, वो जो फैक्ट्स हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के साथ कोई रेप हो जाता है, तो उस रेप के दौरान जो भी फैक्ट हैं, जैसे कि उस लड़की ने उस पर्सन को धक्का दिया या फिर उस पर्सन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो उस लड़की ने ऑफेंस कमिट होने के टाइम में उसे कहा कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, ऐसा ना करो। ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें हम एज ए रेस जस्टिस तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें उसी एक्ट के दौरान कमिट हो रही हैं। लेकिन अगर वही लड़की घर आके बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है अपनी माँ से या अपने रिलेटिव से, तो जो वो लड़की अपने माँ से या अपने रिलेटिव से बता रही है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है, वो जो स्टेटमेंट है जो वो बता रही हैं, वो एज ए रेस जस्टिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही स्टेटमेंट या वही फैक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए रेस जस्टिस जो ऑफेंस कमिट करने के दौरान स्पॉन्टेनियसली या साइमल्टेनियसली बोले गए हैं या फिर कोई ऐसा एक्ट उस ऑफेंस कमिट होने के दौरान किए गए हैं। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेस जस्टिस। अब ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिसको हम रेस जस्टिस के अंदर इंक्लूड करेंगे, इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। इसमें हम द ट्रांजेक्शन कंसिस्ट बोथ द फिजिकल एक्ट एंड वर्ड अकम्पनिंग सच फिजिकल एक्ट वेदर स्पोकन बाय द पर्सन डूइंग सच एक्ट और पर्सन टू वोम सच एक्ट आर डन और एनी अदर पर्सन और पर्सन्स। यानी कि कोई भी एक ऐसा फिजिकल एक्ट है जो एक ट्रांजेक्शन के दौरान किया जा रहा है, उस फिजिकल एक्ट के दौरान जो कुछ बोला जा रहा है कि जैसे मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, या फिर कोई विक्टिम कह रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तो इन सब ये जो जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हम इंक्लूड करेंगे एज अ रेस जस्टिस। चाहे ये जो चीज़ें हैं ये विक्टिम ने बोली हो, ये एक्यूज ने बोली हो, या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो उस एक्ट के घटित होने के समय वहाँ मौजूद है और कह रहा हो कि प्लीज़ आप इसे छोड़ दो, ऐसा ना करो। या फिर बीच बचाव भी कई पक्ष करते हैं ऑन द स्पॉट। जब कोई क्राइम कमिट हो रहा होता है तो जो बीच बचाव करने वाला पक्ष होता है वो भी अगर कुछ कहता है साइमल्टेनियसली या फिर स्पॉन्टेनियसली, तो उस फैक्ट को भी, यानी कि वो जो बातें कह रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर अगर वो किसी को पकड़ के कह रहा है कि छोड़ दो, लड़ाई मत करो, तो इन सब चीज़ों को भी एज ए रेस जस्टिस एक्सेप्ट किया जाएगा। रेस जस्टिस अप्लाइज टू अ क्राइम मीन्स अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स टू इट्स एंडिंग पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फैक्ट्स को बीच में से उठाएं और उसके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचा दें और कह दें कि रेस जस्टिस, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फैक्ट्स जो बीच से उठा करके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचा दिए जाते हैं वो रेस जस्टिस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। या फिर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग से लेकर के बीच तक ला करके हम छोड़ दें, उसके कंक्लूजन तक ना पहुँचाएँ, ऐसे फैक्ट्स को भी रेस जस्टिस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ ऐसे फैक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं जो कि पूरे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को बताते हों, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के उसके एंडिंग पॉइंट से लेकर के। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे ऑफेंस होते हैं
जो एक दिन में घटित हो जाते हैं, कुछ 1 घंटे में हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कई महीनों का भी टाइम लग सकता है। जैसे कि कोई टेररिस्ट प्लानिंग या कोई टेररिस्ट अटैक जब होता है तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है आतंकवादियों को। अब अगला पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट एज टू रेस जस्टे। ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हम रेस जस्टे के अंदर इंक्लूड करेंगे? तो ऐसे वही स्टेटमेंट है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा हो, उस ऑफेंस के कमिट होने के दौरान ही अगर कोई स्टेटमेंट बनाई जा रही है वो एक्सेप्टेबल होंगे। एक केस है जंटेला विजय वर्धन राव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1996 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेस जस्टे। यानी कि इस केस के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑफेंस के सीज्ड होने के बाद, ऑफेंस के खत्म होने के बाद बनाई जाती है, वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे नहीं होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई विक्टिम है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस को ऑफेंस खत्म होने के बाद, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे इंक्लूडेड नहीं होंगी। या फिर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, जैसा कि इस केस में है, तो उस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे इंक्लूडेड नहीं होंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज टू रेस जस्टे। जिस तरीके की जो लिमिटेशन है टाइम के रिगार्डिंग या स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, उस तरीके की कोई भी लिमिटेशंस स्पेस या टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज टू रेस जस्टे पे इम्पोज नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो एक छोटे से कमरे में भी हमें मिल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का मर्डर कर दिया गया है एक कमरे में तकिए से मुंह दबा करके, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन है जो कि एक बहुत ही बड़े स्केल पे होता है, जिसमें पूरी एक कंट्रीज भी कवर हो जाती है, कई कॉन्टिनेंट भी कवर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्पेस या टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी लिमिटेशन इम्पोज नहीं है। एक केस है R वर्सेस बेडिंगफाइड 1695 में, इसमें है अ वुमेन विद अ थ्रॉट कट कम आउट ऑफ द रूम। एक वुमेन कटे हुए थ्रॉट के साथ रूम से बाहर आती है और सडनली एंड सेड टू विटनेस, जो कि उसकी आंटी होती है, उसे कहती है आंट सी बेडिंगफाइड हैज डन टू मी। देखो बेडिंगफाइड ने क्या कर दिया। इस केस में चीफ जस्टिस कॉकबर्न कहते हैं कि इट इज टू बी नॉट एडमिसिबल एज रेस जस्टिस बिकॉज द स्टेटमेंट वाज मेड आफ्टर द इंसिडेंट वाज ओवर। क्योंकि जो लड़की है उसने अपने आंट से कहा है कि देखो थ्रॉट काट दिया मेरा बेडिंगफाइड ने। ये जो स्टेटमेंट बोला है इसने अपने आंट से, वो इंसिडेंट ओवर होने के बाद बोला है, ना कि इंसिडेंट के दौरान। अगर ये इंसिडेंट के दौरान कहती कि देखो आंट बेडिंगफाइड क्या कर रहा है मेरे साथ, ये मुझे मार रहा है, तो वो स्टेटमेंट एज ए रेस जस्टिस एक्सेप्टेबल होता, न कि ये स्टेटमेंट जो कि इंसिडेंट ओवर होने के बाद बोला गया है या कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट इज रेस जस्टिस एज एन एक्सेप्शन टू हियरसे। यानी कि हियरसे एविडेंस में एज ए रेस जस्टिस चलता है, ये एप्लीकेबल है। इसमें केस है R वर्सेस फोस्टर 1834 में। इसमें है द डिसीज हैज़ बिन किल्ड इन एन एक्सीडेंट बाय द स्पीडिंग ट्रक। जो डिसीज है वो एक एक्सीडेंट में स्पीडिंग ट्रक, यानी कि बहुत ही तेज़ गति के साथ ट्रक जा रही होती है और उसके साथ एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है। तो द विटनेस हैड नॉट सीन एक्सीडेंट बट ओनली द स्पीडिंग ट्रक। और जो विटनेस होता है वो एक्सीडेंट नहीं देखता है, बस ये देखता है कि एक बहुत ही तेज़ गति के साथ कोई ट्रक है वो जा रही होती है। द डिसीज स्टेटेड टू हिम व्हाट हैड हैपेंड विद हिम इन द एक्सीडेंट। और जो डिसीज है, जो व्यक्ति मर चुका है, वो उस विटनेस को बताती है या बताता है कि क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में उसके साथ। द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट टू द डिसीज्ड टू द विटनेस टू बी एडमिसिबल इन द एविडेंस एज ए रेस जस्टिस। तो जो कोर्ट है वो इस स्टेटमेंट को मान्यता देती है कि जो डिसीज्ड ने उस विटनेस को बताया है वो एज अ रेस जस्टिस एक्सेप्टेबल होगा। Our fourth last point is statement in answer to question. If the statement is answer to a query after lapse of some time, it cannot be treated as res justem. अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग कुछ टाइम खत्म होने के बाद, कुछ टाइम बीत जाने के बाद, तो ऐसे स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस इंक्लूडेड नहीं होंगे। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज रेप. It is very important from the judiciary point of view and in LLB semester examination it is often asked. इसमें भी एक केस है गुलाम वर्सेस R 1930 में.
when the raped girl made a statement to her mother after the rape, when the culprit had gone away and the girl come home from the scene of occurrence, it was held not to be admissible under section 6 as part of the same transaction. ये इस वीडियो में मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर किसी लड़की के साथ कोई रेप होता है और वो बाद में घर आकर के अपनी माँ को बताती है कि क्या हुआ है, तो वो जो स्टेटमेंट अपनी माँ को देती है वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस अंडर सेक्शन 6 एडमिसिबल नहीं होगा। और जो सेकंड है हमारा सेकंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, स्टेटमेंट बाई स्टैंडर्ड्स। जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो एक्चुअल क्राइम जो कमिट हो रहा होता है उस टाइम प्रेजेंट हैं और उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल है। अगर कोई बाई स्टैंडर्ड ऑफेंस कमिट खत्म होने के बाद आ जाते हैं और वो ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट देते हैं या कहते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये ऑफेंस जो है इस तरीके से कमिट हुआ होगा, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एज अ रेस जस्टिस अंडर सेक्शन 6 एडमिसिबल नहीं होगा। और यहाँ जो बाई स्टैंडर्ड का मतलब है वो बाई स्टैंडर्ड है जो कि ऑफेंस जब कमिट हो रहा होता है उस कॉन्टिन्यूस टाइम में ऑफेंस कमिट होने के प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि वो जो बाद में ऑफेंस कमिट होने के बाद में झुंड बना करके आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ये FIR व्हेन रेस जस्टिस। इसमें दो केसेज हैं, श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 और स्वाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1974। इस केस को हम पढ़ते हैं। इसमें है, इफ अ विटनेस प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस सी द whole occurrence from beginning to end may cry about the offense being committed and people from vicinity reach. He tells the story of the occurrence of crime and then after some time goes to police station and make the FIR. The making of the report is a part of the transaction and so it amount to res justice. अगर इस केस में इतनी देरी हो चुकी होती कि स्टेटमेंट के साथ फैब्रिकेशन पॉसिबिलिटी हो जाती तो जो FIR फिर जो बाद में रजिस्टर्ड करवाया जाता फिर वो FIR एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस नहीं होता। लेकिन इस केस में इतना टाइम लैप्स नहीं हुआ था कि आपका जो FIR है उसमें जो आप स्टेटमेंट देंगे उसमें आप फैब्रिकेट कर सकें। इसलिए इस केस में जो FIR दिया गया है वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस है। इसका ये मतलब निकलता है कि अगर आप FIR रजिस्टर्ड करवाते हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूसली उस एक्ट से रिलेटेड है बिना टाइम लैप्स के, तो वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस एक्सेप्टेबल होगा। अगर उसमें इतना टाइम लग जाता है कि उसके बीच में फैब्रिकेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तब इस तरीके का जो FIR होगा वो एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस एक्सेप्टेबल नहीं होगा।